मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बातें करते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। ये सच पूछे तो मेरा एक बहुत ही कड़वा सा अनुभव रहा है, और ये जो अनुभव है ये मेरे अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से आया है कि जब भी मैं इस तरह के टॉपिक पर बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स को कुछ इस तरह से महसूस होता है कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में किसी एक ही विषय पर विस्तार के साथ बात नहीं की गई है, बल्कि एक से अधिक, या तो ये दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो छोटे छोटे होंगे तो उन छोटे छोटे के बारे में हमें जानना ही क्यों। दोस्तों, यदि सच में आपकी भी सोच ऐसी ही है तो मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा, बल्कि सही शब्द ये होगा कि मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा कि आप सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं। आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप कम से कम प्री की तैयारी तो कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं जिन तथ्यों की चर्चा कर रहा हूँ वे तथ्य ज्यों के त्यों एग्जाम में न पूछे जाएं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वे तथ्य होते हैं कि जिन्हें जाने बिना आप उनके उत्तर भी सही तरीके से नहीं दे पाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक बहुत बड़ी चुनौती है, और आपको इस चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की चेतावनी भरी भाषा में बात करने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में आप सबको सतर्क किया ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा है कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच फिर से घमासान शुरू हो गया है। एक दूसरे के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल से हमला किया जा रहा है, और इन हमलों में जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वह भी चपेट में आ गया है। ईरान का चार बहार पोर्ट, और भी बहुत से स्थल आए हैं, लेकिन मैं चार बहार पोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। यह चाबहार पोर्ट वह है जिस पर भारत ने पिछले 9 साल में लगभग 1,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उधर का पूरा ट्रेड है, उस ट्रेड के लिए ये चाबहार पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि उस क्षेत्र में धीरे धीरे पाकिस्तान और चीन का जो संयुक्त प्रयास है उसका प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। हमारे लिए ऑप्शंस सिमटते चले जा रहे हैं, जिसके लिए हमें अभी से ही सतर्क रहना होगा। और चाबहार पोर्ट हमें वह सुविधा प्रदान कर रहा था कि यदि कभी कुछ पर्टिकुलर रास्ते बंद कर दिए जाएं पाकिस्तान के द्वारा, तो भी हमारा जो आवागमन है वह जारी रहे। आवागमन का पूरे के पूरे ट्रेड में कितना बड़ा रोल होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने होर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन के रास्ते को बंद किए जाने के वैश्विक परिणाम देख लिए हैं, और दुर्भाग्य से फिर से अब कुछ उसी तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बात चाबहार पोर्ट के बारे में, जिसे आप एक प्रकार का रिवीजन भी कह सकते हैं और उस टॉपिक को अपडेट करना भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। इस खबर का संबंध एनर्जी प्रोडक्शन से है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि इस पर कुछ आपको यूट्यूब पर प्रोग्राम भी सुनने को मिल जाए, कि हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग ने कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित
इसे याद कर लीजिए। कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित और परमाणु ऊर्जा से संचालित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत कर दी है। हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत, और यह शुरुआत की गई है कलपक्कम में बने इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र में। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ी सी कुछ और जानकारियाँ भी आपको देना चाहूँगा। देखिए, ये विश्व का पहला इस तरह का उत्पादन केंद्र है। भारत का ही नहीं, विश्व का पहला उत्पादन केंद्र है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि कलपक्कम में जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसका जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, उससे निकलने वाली जो परमाणु ऊर्जा होगी, ध्यान दीजिए, जो परमाणु ऊर्जा होगी उसका इस्तेमाल यहाँ बिजली के रूप में किया जाएगा। देखिए, जब हम कहते हैं बिजली, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी हम किसी से बनाएंगे? हम कोयला से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, हवा से बनाते हैं, सोलर से बनाते हैं। लेकिन यहाँ जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा वह इलेक्ट्रिसिटी परमाणु ऊर्जा की ऊष्मा होगी। ये ज़्यादा सही शब्द होगा कि परमाणु ऊर्जा से जो ताप निकल रही है उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किया जाएगा। दोस्तों, ये जो केंद्र है इसे फिलहाल एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया, या यूं कह लीजिए कि इसकी प्रौद्योगिकी पर जो हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो उस प्रौद्योगिकी को परखने वाले एक संयंत्र के रूप में किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो टेक्निक है वो पूरी तरह से स्वदेशी है, और इसका जो मूल मकसद है वो यह है कि हम अपनी ही तकनीक से हाइड्रोजन बना सकते हैं। हाइड्रोजन, जिसे आप ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, और सजेशन यह है कि जो मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, इसे आप अपने सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें। ग्रीन हाइड्रोजन की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो यह होती है कि इससे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा संकट भी था। संकट यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है, काफ़ी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है, और फिर उस इलेक्ट्रिक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कोयला जलाते हैं। जब कोयला जलाते हैं तो उससे कार्बन उत्सर्जित होता है, और हम हरित हाइड्रोजन तैयार क्यों कर रहे हैं? हम हरित हाइड्रोजन तैयार इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और इस तरीके से पूरा कर सकें कि उसके लिए हमें कार्बन उत्सर्जित न करना पड़े। आपको मालूम है कि भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने का, यानी कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही कार्बन अवशोषित भी कर लेंगे। तो अब आप सोच करके देखिए कि हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। उस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कोयला जला रहे हैं। जब हम कोयला जला रहे हैं तो दुनिया भर का कार्बन निकल रहा है, और हम हाइड्रोजन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम कार्बन उत्सर्जन को रोक सकें। तो आपको एक विचित्र किस्म का यहाँ दुष्चक्र दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब जिस तकनीकी से, यानी कि परमाणु ऊर्जा की जो ऊष्मा है, उस तकनीकी से हमने चूँकि हाइड्रोजन बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें उस तरीके से कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हम इसी से ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि यह जो टेक्निक है दुनिया के अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। भारत ने इस टेक्निक में सफलता प्राप्त की है, और भारत की कोशिश है कि हम आगे चल कर के और अधिक क्षमता वाले इस तरह के केंद्र स्थापित कर सकें। तो दोस्तों, मेरी इतनी बातें सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि यह टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं? और यदि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो यह किन किन संदर्भों में इम्पॉर्टेंट है, इस पर विचार करने का जो दायित्व है वह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कि टॉपिक है ऊर्जा से संबंधित,
लेकिन आंसर राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल किस किस तरह के उत्तरों में कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। और यदि आप मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं तो मान करके चलिए कि आपके मेंस के टॉपिक को अपडेट करने के लिए मैंने ये जो खबर बताई है, ये खबर अपने आप में बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के डेली के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।